जरा कल्पना कीजिए कि कहीं जमीन की खुदाई हो रही है और अचानक से 10,000 साल पुरानी एक कब्र खुलती है। और दिलचस्प बात यह है कि उस कब्र में सिर्फ एक इंसान का कंकाल नहीं है। हाँ बिल्कुल, इंसान के ठीक बगल में एक कुत्ते का कंकाल भी है। मतलब दोनों को एक ही वक्त पे बहुत सलीके से साथ में दफनाया गया है। या फिर उस कब्र के बारे में सोचिए जहां से 3 इंसानों के कंकाल एक दूसरे से लिपटे हुए मिले हैं। सही कहा। और सुनने वालों को ये लग सकता है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास से जुड़े वो असली सुराग हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए थे। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्यमयी और धुंधले इतिहास में जाने वाले हैं, यानी पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे महज जानवरों की तरह शिकार करने वाले आदि मानव ने अंततः पहिया बनाया, खेती की और एक जटिल मानव सभ्यता की पूरी नींव ही रख दी। बिल्कुल। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला। मतलब हमारे पास कोई लिखित डायरी तो है नहीं जिसमें किसी ने लिखा हो कि आज मैंने पहला पत्थर घिसकर आग जलाई। यहीं पर तो पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी का असली जादू काम आता है। देखिए, इतिहास तब तक अंधेरे में रहता है जब तक कोई उसे खोजने की जिद ना करे। हाँ, ये तो है। और अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये जिद 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नाम के एक भूविज्ञानी ने दिखाई थी। उन्होंने भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य खोजे थे। 1863? मतलब एक तरफ पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, लोग भाप के इंजन बना रहे थे, और वो जमीन खोदकर हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के पत्थर के औजार ढूंढ रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास लगता है। विरोधाभास तो है, लेकिन ये उस समय बहुत जरूरी था। और इसी खोज की कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। अच्छा, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है ना? बिल्कुल सही। उन्होंने ये समझा कि अगर हमें इस बिखरे हुए और लाखों साल पुराने इतिहास को समझना है तो हमें इसे एक सिस्टम में ढालना होगा। तो ये सिस्टम बनाया किसने? क्रिश्चियन थॉमस जैसे विचारकों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी तरीका निकाला। उन्होंने इतिहास को उसमें इस्तेमाल होने वाले औजारों की धातु या सामग्री के आधार पर बांट दिया। अच्छा, मतलब जैसे पाषाण काल जो पत्थर का युग था, फिर कांस्य युग और लौह युग। हाँ, और वहीं जॉन ब्रूस ने इसे लिखावट के आधार पर बांटा। जैसे वो समय जब कोई लिपि नहीं थी और वो समय जब इंसान ने लिखना सीख लिया। ये वर्गीकरण वाकई काम का है, वरना 20 लाख साल के इतिहास को बिना किसी इंडेक्स के समझना तो लगभग असंभव हो जाता। एकदम असंभव। और अगर आज किसी को ये सब अपनी आंखों से देखना हो तो मध्य प्रदेश के भोपाल में संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। अरे वाह! हाँ, ये एक ऐसा पुरातात्विक खजाना है जहां इस पूरे सफर को सच में महसूस किया जा सकता है। बहुत खूब। लेकिन खैर चलिए, अब उन औजारों को छोड़ते हैं और सीधा उस इंसान के दिमाग के अंदर चलते हैं। हम पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर करीब 12,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ईमानदारी से कहूँ तो 20 लाख साल इतना लंबा समय है कि मेरा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसे ऐसे सोचिए कि मानव इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक कालखंड में बीता है। 99%? बाप रे! और उस समय पृथ्वी हिमयुग यानी आइस एज की चपेट में थी। मौसम बेहद सर्द और कठोर था। और उस भयानक ठंड में इंसान पूरी तरह से एक खाना बदोश खाद्य संग्राहक था। मतलब एकदम आदि मानव। सुबह उठो और बस ये सोचो कि आज खाना कहाँ से मिलेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखो कि कहीं तुम खुद किसी का खाना न बन जाओ। बिल्कुल। उनका जीवन सिर्फ बड़े और भद्दे पत्थरों से शिकार करने तक सीमित था। लेकिन फिर इस 20 लाख साल के नीरस संघर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। आग की खोज। बिल्कुल, आग ने सब पलट दिया। मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे कुछ वैसा ही लगता है जैसे आज की दुनिया में इंटरनेट का आना। इंटरनेट से पहले दुनिया चल तो रही थी, लेकिन उसके आते ही जैसे एक रातों रात विकास का नया युग शुरू हो गया। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि आग ने सिर्फ ठंड से नहीं बचाया, इसने पूरी इंसानी एनाटमी मतलब शरीर की संरचना को कैसे बदल दिया। आग तो सिर्फ एक बाहरी चीज है ना। बिल्कुल। देखिए, आग के इस्तेमाल से इंसान ने मांस और कंदमूल को पकाना शुरू किया।
पके हुए भोजन को चबाना बहुत आसान होता है। हाँ, ये तो है। तो इससे हुआ ये कि लाखों सालों की प्रक्रिया में इंसानों के जबड़े छोटे होते गए और चबाने में जो भारी ऊर्जा खर्च होती थी वो बचने लगी। अच्छा, और वो बची हुई ऊर्जा कहीं और इस्तेमाल होने लगी। बिल्कुल, वो अतिरिक्त ऊर्जा अब शरीर में एक दूसरे अंग को विकसित करने में जाने लगी, और वो अंग था हमारा दिमाग। ओहो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसके अलावा आग ने समय को भी काबू में कर लिया। पहले सूरज ढलते ही अंधेरा और खतरा होता था, इंसान सो जाता था। आग ने दिन की लंबाई बढ़ा दी। मतलब अब रात में आग के चारों ओर बैठकर औजार बनाए जा सकते थे और शायद आपस में संवाद भी किया जा सकता था। सही कहा, एक चिंगारी ने सच में दिमागी विकास के दरवाजे खोल दिए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शक पैदा होता है। हाँ, अगर मैं एक आदि मानव हूँ जिसका पूरा दिन किसी खूंखार जानवर से बचने और बस पेट भरने की जद्दोजहद में बीतता है, तो मेरे पास फालतू का समय कहाँ है? आप किस फालतू समय की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां से हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, लाल और सफेद रंगों से दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। हाँ, तो वही बात है ना कि अगर जिंदगी सिर्फ जिंदा बचने का नाम थी तो दीवारों पर पेंटिंग करने की क्या सूझी? क्या ये महज ऊर्जा की बर्बादी नहीं थी? पहली नजर में ये कोई शौक या कला लग सकता है, लेकिन मानव विज्ञान इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। भीमबेटका की वो चित्रकारियां महज कला नहीं थीं, वे एक तरह का डेटाबेस थीं। डेटाबेस? गुफा की दीवारों पर। हाँ, जरा सोचिए, उस समय कोई भाषा या लिपि तो थी नहीं, लेकिन एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को ये बताना था कि किस जानवर का शिकार कैसे करना है। अच्छा, कौन सा जानवर खतरनाक है। अच्छा, मतलब वो चित्र एक तरह का मैनुअल थे। बिल्कुल। भीमबेटका की चित्रकारियों में शिकार के दृश्य हैं, बड़े जानवरों को घेरने के तरीके हैं। ये शायद इंसानों द्वारा अपना ज्ञान सुरक्षित रखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का पहला प्रयास था। ये नजरिया वाकई हैरान करने वाला है। मतलब वे सिर्फ पेट भरने वाली मशीन नहीं थे, वे बाकायदा सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। ये एक संज्ञानात्मक क्रांति थी, जहां इंसान अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर अमूर्त विचारों को आकार दे रहा था। और ये दिमागी विकास हमें हमारे अगले महत्वपूर्ण कालखंड में एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, यानी मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड, जो कि करीब 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हाँ, और 1867 में कार्लाइल ने सबसे पहले इस काल के बारे में दुनिया को बताया था। और इस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये थी कि शिकार के हथियार अब बहुत छोटे हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ का अर्थ ही है सूक्ष्म पाषाण या छोटे पत्थर। लेकिन ये बदलाव कोई फैशन या शौक के लिए नहीं किया गया था, ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी घटना का सीधा परिणाम था। आप हिमयुग के खत्म होने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लगभग 12,000 ईसा पूर्व हिमयुग खत्म होने लगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली और घास के बड़े बड़े मैदान उगने लगे। तो मौसम के बदलने से हथियारों के छोटे होने का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। जब बर्फ पिघली और जंगल या घास के मैदान बने तो विशालकाय जानवर जैसे कि मैमथ वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। उनकी जगह हिरण, बारहसिंगा और खरगोश जैसे तेज दौड़ने वाले छोटे जानवरों ने ले ली। अब आप एक तेज भागते हुए हिरण को एक भारी भरकम बड़े पत्थर से मारकर तो नहीं गिरा सकते। एकदम सही। इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जिसे दूर से फेंका जा सके, जिसमें गति भी हो और सटीकता भी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने जमाने के उन विशाल डेस्कटॉप कंप्यूटरों से आज के स्लीक स्मार्टफोन पर शिफ्ट होना। आकार में छोटा लेकिन काम में कई ज्यादा शक्तिशाली और सटीक। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। माइक्रोलिथ्स को बनाने के लिए उच्च कोटि की इंजीनियरिंग चाहिए थी। पत्थरों को बहुत ही बारीक तराशकर नुकीला बनाया जाता था और फिर उन्हें हड्डियों या लकड़ी के डंडों में फंसाकर तीर या भाले का रूप दिया जाता था। मतलब ये कॉम्पोजिट टूल यानी मिश्रित औजार बनाने की शुरुआत थी। हाँ, दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक बेहतर हथियार बनाना। ये तकनीकी विकास तो समझ आता है, लेकिन मध्य पाषाण काल से जुड़ी एक ऐसी बात है जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आप अंत्येष्टि प्रथा की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सराय नाहर और मेहदहा नाम की जगहों से मानव कंकालों के पहले व्यवस्थित अवशेष मिले हैं। और कश्मीर के बुर्जो होम का साक्ष्य तो और भी हैरान करता है, जहां मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ये पुरातात्विक साक्ष्यों में छिपी सबसे गहरी दार्शनिक बात है। वही तो, ये सिर्फ एक कंकाल मिलने की बात नहीं है,
बात यह है कि अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि की प्रथा शुरू हो चुकी थी। एक खानाबदोश इंसान किसी मरे हुए शरीर को इतने सलीके से दफनाने का कष्ट क्यों करेगा? जब इंसान किसी को पूरे विधि विधान से दफनाता है तो इसका सीधा मतलब है कि अब उसके अंदर भावनाएं और रिश्ते जड़ जमा चुके थे। मृत्यु अब सिर्फ एक जैविक अंत नहीं रह गई थी। मतलब जब कोई अपने प्रियजन को दफनाता है या बुर्जो होम के साक्ष्यों की तरह अपने सबसे वफादार साथी कुत्ते को साथ दफनाता है, तो ये शायद मृत्यु के बाद के जीवन की किसी परिकल्पना को दर्शाता है। सही कहा। वो शायद ये मानते थे कि इस जीवन के बाद भी कोई सफर है जहां उन्हें इन चीजों की या इस साथी की जरूरत पड़ेगी। यानी शोक मनाना, जो कि एक बहुत ही जटिल मानवीय भावना है, वो उस समय विकसित हो रही थी। ये बताता है कि वे अब सिर्फ एक झुंड नहीं थे जो बस साथ शिकार करते थे, वे एक समाज और परिवार बन चुके थे। और शायद आपसी जुड़ाव के इसी एहसास ने उन्हें एक जगह रुकने पर मजबूर किया, जो हमें इतिहास के सबसे क्रांतिकारी दौर की तरफ ले जाता है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला, जिसके बारे में सर जॉन लुबाक ने 1865 में दुनिया को बताया था। और अगर मैं कहूँ कि यही वो दौर था जहाँ इंसान ने असली मायनों में आधुनिक सभ्यता का पहला बीज बोया, तो क्या ये गलत होगा? इसमें कोई शक नहीं है। ये वो समय था जब इंसान ने प्रकृति के सामने पूरी तरह लाचार रहने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए बदलना शुरू कर दिया था। और इसकी शुरुआत हुई एक जगह बसने से। इंसान ने स्थायी आवास बना लिए। लेकिन ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक दिन किसी ने कहा कि चलो बहुत घूम लिए, अब घर बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कृषि, यानी खेती की शुरुआत। और इसके सबूत तो हमारे पास बहुत ठोस मात्रा में है। हाँ, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को देखते हैं तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच एक जगह है मेहरगढ़। वहां से हमें करीब 7,000 ईसा पूर्व में जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कोल्डी हवा से 6,000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। चावल के साक्ष्यों की अगर बात करें तो मैं पढ़ रही थी कि उत्तर प्रदेश में ही लहुरा देव नाम की एक जगह की खुदाई हुई है, जिसने इतिहास की टाइमलाइन को ही हिलाकर रख दिया है। हाँ, लहुरा देव की खोज बहुत ही दिलचस्प है। लहुरा देव से चावल की खेती के जो नए साक्ष्य मिले हैं वे 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। मतलब कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से भी पुराने। यह लहुरा देव की खोज इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि विज्ञान और इतिहास कैसे काम करते हैं। इतिहास कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। हर नई खुदाई, हर नई कार्बन डेटिंग तकनीक हमारे पुराने ज्ञान को चुनौती देती है। हाँ, कल तक जो सबसे पुराना था, आज नई खोज से वो बदल जाता है। यह हमें सिखाता है कि जमीन के नीचे अभी भी कितने रहस्य दबे हैं। लेकिन एक बात बताइए, खेती ने स्थायी जीवन को कैसे जन्म दिया? इसे एक चेन रिएक्शन या श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह समझिए। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। फसल उगने, पकने और कटने में महीनों लगते हैं। सही बात है। आपको उसे जानवरों और मौसम से बचाना होता है। इसलिए खेती करने के लिए आपको खेत के पास एक घर बनाकर रुकना ही पड़ेगा। अब जब फसल कटती है तो वो एक दिन का खाना नहीं होती, वो हफ्तों या महीनों का अतिरिक्त भोजन होती है। और उस अतिरिक्त भोजन को आप जमीन पर खुले में तो नहीं छोड़ सकते, वरना चूहे और कीड़े उसे खा जाएंगे। बिल्कुल सही। और इसी जरूरत में जन्म दिया मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों को, जिन्हें हम मनका या घड़ा कहते हैं। कश्मीर के गुफक्राल जैसी जगहों से मिट्टी के बर्तनों के सबसे शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। ये कमाल का लॉजिक है। मतलब खेती ने घर बनाने पर मजबूर किया, खेती के मुनाफे ने बर्तन बनाने पर मजबूर किया, और क्या पहिए का आविष्कार भी इसी चेन रिएक्शन का हिस्सा था? काफी हद तक। पहिए का आविष्कार मानव इतिहास का एक मास्टर स्ट्रोक था। शुरुआत में ये शायद भारी अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी लकड़ी के लट्ठे के रूप में इस्तेमाल हुआ हो, और बाद में उसी पहिए ने चाक का रूप ले लिया होगा। बिल्कुल, जिस पर तेजी से और बहुत सुडौल मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक जरूरत से दूसरी तकनीक का जन्म। और इसी दौरान इंसान ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। मेहरगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, और कुत्ता पहला पालतू जानवर था। ये हम पहले ही बुर्ज होम के संदर्भ में देख चुके हैं।
लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू से जो राख के बड़े बड़े टीले मिले हैं, वो क्या दर्शाते हैं? संगन कल्लू के वो राख के टीले दरअसल पशुपालन का ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वो राख उन बाड़ों की है जहां बहुत सारे मवेशियों को एक साथ रखा जाता था। अच्छा, तो मतलब वो राख गोबर की है? हाँ, जब मवेशियों का गोबर बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता था तो शायद किसी अनुष्ठान के तहत या सिर्फ सफाई के लिए उसे आग लगा दी जाती थी, जो बाद में राख के विशाल टीलों में बदल गए। यह दिखाता है कि इंसान अब जानवरों को सिर्फ खाने के लिए नहीं मार रहा था, बल्कि उन्हें संपत्ति के रूप में पाल रहा था। ये वाकई एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करता है। मतलब अगर हम इस पूरे महाद्वीप पर नजर डालें तो कश्मीर के बुर्ज होम में लोग ठंड से बचने के लिए गर्तावास यानी जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बना रहे हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में लोग गेहूं उगा रहे हैं। वहाँ पर लोग प्रचुर मात्रा में हड्डियों को तराशकर बेहतरीन उपकरण बना रहे हैं। ये कोई एक सीधी रेखा में चलने वाला इतिहास नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है जहां अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इंसान अपने पर्यावरण के हिसाब से प्रयोग कर रहा था। यही मानवीय इनोवेशन की असली ताकत है। अलग अलग चुनौतियां, लेकिन समाधान खोजने की एक समान इंसानी जिद। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो हमें वापस उसी रहस्यमयी धुंध में ले जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आप किस साक्ष्य की बात कर रही हैं? उत्तर प्रदेश के दमदमा का उदाहरण ले लीजिए। यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। 3 लोगों को एक साथ दफनाना, ये कोई आम बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये क्या हो सकता है? क्या ये किसी तरह की महामारी थी जिसने एक साथ 3 लोगों की जान ले ली, या कोई कबीलाई संघर्ष था, या फिर कोई ऐसी पारिवारिक त्रासदी जिसे हम आज समझ ही नहीं सकते? यही वो जगह है जहां आकर विज्ञान और हमारी कल्पना की सीमाएं मिल जाती हैं। देखिए, एक पुरातत्वविद हड्डियों की उम्र बता सकता है, लेकिन वो उन 3 लोगों के बीच के रिश्ते या उनकी मौत के पीछे की असली कहानी नहीं बता सकता। ये तो है, इतिहास के पन्नों में बहुत सी बातें दर्ज हैं, लेकिन उन पन्नों के बीच का जो खालीपन है वही असल रहस्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये महज पुराने पत्थरों और टूटी हुई हड्डियों का हिसाब किताब नहीं है। ये उस अदम्य इंसानी इच्छा शक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। जो आदिमानव 20 लाख सालों तक सिर्फ एक सर्वाइवल मशीन बना रहा, उसने लगातार कोशिशें की। हाँ, उसने आग से अंधेरे को जीता, अपनी शिकार करने की तकनीक को माइक्रोलिथ्स के रूप में और बेहतर किया, मौत के शोक को एक सामाजिक ढांचे में बदला और अंततः खेती, पहिए और बर्तनों के दम पर एक स्थायी सभ्यता की नींव रख दी। और ये सब उसने बिना किसी ब्लूप्रिंट या पहले से मौजूद ज्ञान के किया। प्रकृति की सबसे कठोर परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग और अनुभव के बल पर। और ये बात सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरे सवाल को जन्म देती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उन पाषाणकालीन पूर्वजों के पास न तो आधुनिक तकनीक थी, न इंटरनेट और न ही कोई गाइड बुक। फिर भी उन्होंने शून्य से शुरू करके खेती, पहिए और सामाजिक संरचनाओं जैसी इतनी जटिल प्रणालियां इजाद कर लीं। उनकी दिमागी क्षमता और संकट में नया रास्ता खोजने की ताकत असीम रही होगी। बिल्कुल। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां हमारे हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बस स्क्रीन पर एक क्लिक की दूरी पर है, जहां हमारी हर जरूरत के लिए एक मशीन मौजूद है, तो क्या हम कुछ खो रहे हैं? हाँ, यही मेरा सवाल है। क्या ये संभव है कि हम इंसानों के अंदर छिपी वो आदिम रचनात्मक और जमीनी क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है? क्या सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाने की वजह से हमने अपने दिमाग की उस सर्वाइवल और इनोवेशन वाली मूल शक्ति को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की गहराइयों को सीधे आज के हमारे तकनीक निर्भर जीवन से जोड़ देता है। ये वाकई गहराई से सोचने का विषय है।